चुनाव ये सिर्फ जीत और हार के आंकड़े नहीं होते। हर चुनाव एक कहानी कहता है। ये कहानी है जनता की उम्मीदों की, उनकी आकांक्षाओं की और उनके दिए हुए जनादेश की। आज हम सत्ता और जनता के इसी रिश्ते को समझने के लिए झारखंड के चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े असल में शासन के लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं। हमारा विश्लेषण झारखंड के बोकारो जिले में बसे चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र यानी AC 37 पर केंद्रित है। ये नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जिसकी अपनी एक धड़कन है, अपनी कहानी है और अपनी एक खास पहचान है जो यहाँ की मिट्टी और कोयले की खदानों से बनी है। इस विश्लेषण के सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम चंदन क्यारी की जमीनी हकीकत को समझने से शुरुआत करेंगे, फिर 2024 के जनादेश को डिकोड करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न है और आखिर में एक प्रभावी शासन के मिशन तक का रास्ता तलाशेंगे। तो पहला पड़ाव है चंदन क्यारी की धड़कन। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने की पहली सीढ़ी है वहां के लोगों को, उनकी जमीन को और उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद को समझना, क्योंकि राजनीति इसी जमीन से तो उपजती है। आइए पहले इसी को जानते हैं। चंदन क्यारी की पहचान बोकारो के एक औद्योगिक और कोयला खनन क्षेत्र से होती है। मतलब यहाँ लोगों की रोजी रोटी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनका भविष्य सीधे सीधे जमीन और उसके नीचे दबे संसाधनों से जुड़ा है। और जब अर्थव्यवस्था जमीन से इस कदर जुड़ी हो तो जाहिर है कि राजनीति भी संसाधनों के नियंत्रण, रोजगार और विस्थापन के सवालों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अलग अलग समुदायों की आवाज हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपने मुद्दे हैं। यहाँ की आबादी में करीब 23.5% अनुसूचित जाति और लगभग 7.5% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। साथ ही 11% से ज्यादा मुस्लिम आबादी भी है। ये सामाजिक समीकरण इस इलाके के राजनीतिक रुझानों को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर समुदाय का विकास और सुरक्षा से जुड़ा अपना एक नजरिया होता है। दूसरा पड़ाव 2024 के जनादेश को समझना। अच्छा, तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब आते हैं हाल के चुनावी नतीजों पर। ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं और मतदाताओं ने क्या संकेत दिया है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लगभग 74.3% मतदान हुआ। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा। ये दिखाता है कि चंदन क्यारी के मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर कितने सजग और सक्रिय हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं तो अक्सर ये बदलाव की एक तीव्र इच्छा का संकेत होता है। जीत का अंतर 33,733 वोटों का था। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले मतदाता के मन में आए एक बड़े बदलाव का पैमाना है। ये एक निर्णायक जनादेश, एक डिसाइसिव मैंडेट को दिखाता है। देखिए, विजेता JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले 42.56% वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रही BJP यानी भारतीय जनता पार्टी को 26.52%। ये एक स्पष्ट जीत है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि लगभग 1/3 वोट दूसरे उम्मीदवारों और पार्टियों में बंट गए। ये यहाँ की राजनीति में वोटों के बिखराव को भी साफ साफ दिखाता है। और ये नतीजे हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाते हैं। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करना ही हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की नींव है। हर एक वोट मायने रखता है और हर नागरिक की आवाज का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही तो सार्वजनिक संवाद की गरिमा है। तीसरा पड़ाव, इतिहास की गूंज। तो सवाल ये उठता है कि 2024 का ये नतीजा, क्या ये एक नई कहानी की शुरुआत है या फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है? इसका जवाब हमें पिछले चुनावों के पैटर्न में छुपा मिल सकता है। आइए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये चंदन क्यारी की राजनीतिक अस्थिरता की कहानी बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है। पिछले 5 चुनावों में हर बार सत्ताधारी दल या विधायक को हार का सामना करना पड़ा है। 2005 से लेकर आज तक कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत पाई है। और दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्य प्रतिद्वंदी अक्सर वही चेहरे रहे हैं, बस उनके दल बदलते रहे हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की राजनीति कितनी तरल है, कितनी फ्लूइड है। ये टाइमलाइन सत्ता में हो रहे लगातार बदलावों को और भी स्पष्ट कर देती हैं। JMM, फिर AJSU, फिर JVM, फिर BJP और अब वापस JMM। ये एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर का, एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सीधा संकेत है। इससे पता चलता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी या विचारधारा से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे हर चुनाव में काम और नतीजों के आधार पर अपने विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं।
तो इन ऐतिहासिक आंकड़ों से 5 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहला, यहां राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये एक सच्ची स्विंग सीट है जो किसी भी तरफ जा सकती है। तीसरा, यहां मतदान हमेशा ज्यादा होता है जो लोगों की सक्रियता दिखाता है। चौथा, यहां सत्ता विरोधी लहर बहुत मजबूत है। और पांचवां, वोटों का बिखराव भी एक अहम कारक है। चौथा पड़ाव, भविष्य को आकार देने वाली ताकतें। ठीक है, हमने अब तक देखा कि क्या हुआ, यानी पैटर्न क्या है। अब हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम उन गहरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों का एक प्रणालीगत विश्लेषण, एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करेंगे जो इन पैटर्न को जन्म देती हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये स्वॉट विश्लेषण यानी ताकतें, कमजोरियां, अवसर और खतरे समझना जरूरी है। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत SC/ST समुदायों का मूल समर्थन और राज्य सरकार में होना है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी, गठबंधन के भीतर बिखराव का खतरा। उनके लिए अवसर स्थानीय स्तर पर पिछले प्रतिनिधि के खिलाफ नाराजगी में था, तो वहीं खतरा बीजेपी के मजबूत सांगठनिक आधार और दूसरे दलों द्वारा वोट काटे जाने का था। गठबंधन की सफलता इस चतुर्मुख सिद्धांत पर निर्भर करती है कि उसके चारों स्तंभ कैसे मिलकर काम करते हैं। जेएमएम जो जल, जंगल, जमीन और क्षेत्रीय पहचान की बात करती है, कांग्रेस जो राष्ट्रीय विकास का दृष्टिकोण लाती है, आरजेडी जो सामाजिक न्याय की राजनीति करती है और सीपीआईएमएल जो मजदूर किसान अधिकारों की आवाज बनती है। इन अलग अलग संदेशों में तालमेल बिठाना ही गठबंधन के लिए असली चुनौती और अवसर दोनों हैं। पांचवा पड़ाव, प्रभावी शासन का खाका। विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य सिर्फ समझना नहीं बल्कि कार्रवाई का रास्ता सुझाना है। तो सवाल यह है कि इस जनादेश को एक ऐसे प्रभावी शासन के मिशन में कैसे बदला जा सकता है जो सत्ता विरोधी लहर के इस चक्र को तोड़ सके। प्रभावी शासन की शुरुआत लोगों की समस्याओं को सुनने और समझने से होती है। यहाँ की प्रमुख चिंताएं हैं बेरोजगारी, बिजली और सड़कों की बदहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और खदान मजदूरों की सुरक्षा का अभाव। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं बल्कि ये वास्तविक मानवीय जरूरतें हैं। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो वही सत्ता विरोधी लहर पैदा होती है। आज के दौर में डेटा आधारित शासन की बात तो होती है, लेकिन ये मतदाता के सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। भारत का डेटा गोपनीयता कानून भी यही कहता है कि नागरिकों की जानकारी का उपयोग उनकी सहमति से सिर्फ बेहतर सेवा देने और संवाद करने के लिए हो, न कि उनके साथ हेरफेर करने के लिए। ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। जनादेश को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थित रणनीति की जरूरत होती है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीनी सर्वेक्षण से लोगों की समस्याओं का एक नक्शा बनाना, 60 दिन पहले छोटे समूहों में सीधा संवाद करना, 30 दिन पहले एक ऐसा घोषणा पत्र जारी करना जो इन्हीं समस्याओं का समाधान दे, और अंत में मतदान के दिन तक उस भरोसे को बनाए रखना। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। छठा और अंतिम पड़ाव, जनादेश से मिशन तक। अब हम इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं और इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि चुनाव जीतने का असली मकसद क्या है, और वो है प्रभावी शासन। चुनाव एक संवाद है और नतीजा जनता का जवाब। लेकिन असली सवाल हमेशा ये होता है कि मतगणना रुकने के अगले दिन क्या होता है। जब चुनावी शोर थम जाता है तब निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने की असली, लंबी और खामोश जिम्मेदारी शुरू होती है, और वही जिम्मेदारी अगले 5 साल का भविष्य तय करती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041660 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।